Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Sathology यानी सत्य का विज्ञान, सत्तोलॉजी न सट्टोलॉजी, सत्तोलॉजी त साइंस या सत्य का विज्ञान और उसके विपरीत है मिथोलॉजी जो कि नकली, काल्पनिक या झूठ की पढ़ाई या विज्ञान। आज हम लोग गजनी और महमूद की मिथोलॉजी का क्या बोलते हैं इंग्लिश में डाइसेक्शन करेंगे। डाइसेक्शन उसको हम लोग काट काट के अलग करेंगे ताकि यू नो व्हाट इज द रियलिटी एंड थ्रू पब्लिश वर्क्स ऑफ प्रीवियस पीपल इंक्लूडिंग अल बरूनी। तो इस शो में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। ये आपने जो मुझे बताया मुझे कल, ये जी महमूद और गजनी के बारे में मेरे जी। को इतना आनंद आया सुन के टॉपिक। ये सोमनाथ विध्वंस का एक संदर्भ कहीं नहीं। ये गजना नाम का महमूद हुआ और बाद में बताते हैं कि कौन यूरोपियन अंग्रेज लेखक ये किया ये किया ये किया। अरे भैया तुझे पता कैसे चला? नहीं, एक्चुअली इतनी सारी पुस्तकें हैं और बड़े बड़े लोग बात करते हैं इसके ऊपर, इतने पॉलिटिशियंस बात करते हैं, यहाँ तक कि सुधांशु त्रिवेदी भी बात करते हैं इसके ऊपर। 8 बार लूटा गया। अच्छा, मैंने कभी भी मेरे हृदय से कभी भी आज तक ये इच्छा नहीं हुई कि इस पे मैं कभी भी सोचूं ऑल्सो, क्योंकि जी मुझे मुझे ऐसा लगता था कि सोमनाथ जो मंदिर है, क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में सोमगिरी के जो पहाड़ लिखे हुए हैं, सोमगिरी ये तो यहीं पर है, बलूचिस्तान के पश्चिमी दिशा में। तो और 100 शिखरें हैं वहां पे, ये रामायण में लिखा हुआ है। और दूसरा जो महाभारत में वर्णन है उसको बोलते हैं सोमाश्रम, और सोमगिरी बोलते हैं आर्कटिक, जो आर्कटिक का जो आइलैंड है उसको बोलते हैं सोमगिरी। तो ये 3 वर्णन मैंने देखे हैं। और इन 100 शिखरों के पास में एक शिव जी का मंदिर है। वो मंदिर क्या वही सोमनाथ का मंदिर है, ये मुझे कभी कोरिलेशन बैठा नहीं, इसलिए मैंने कभी भी रिसर्च भी नहीं करी। तो जब आपने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शिव जी का मंदिर लूटा भी नहीं गया, और पता नहीं लोग झूठ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि शिव जी का मंदिर कोई लूट ले और वो व्यक्ति का वो कम्युनिटी रह जाए थोड़े सालों के लिए भी, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे कि वृंदावन में जब औरंगजेब ने लूटा, उसके ओनली 35 ईयर्स लेटर औरंगजेब सन 1707 में, उसने 30 साल पहले उसको लूटा था। 1707 में औरंगजेब मर गया, पूरा मुगल साम्राज्य ही चला गया वृंदावन लूटने के समय। तो शिव जी का मंदिर कोई लूट ले और जिंदा रह जाए ज्यादा समय, कैसे पॉसिबल है? तो आपने जब ये बोला तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा ये देखो कि परमात्मा ने ऐसा गाइड किया कि मैं उस गलत रिसर्च में गया ही नहीं, कभी अपना समय बर्बाद नहीं किया मैंने। किसी भी मेरी पुस्तक में सोमनाथ मंदिर का वर्णन नहीं है, किसी में भी नहीं है। मैं भी जब इन लोगों को सुनता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी और इन सब लोगों को, बड़ा आश्चर्य होता है सोमनाथ के ऊपर क्या बात हो रही है। क्या सोमनाथ मंदिर वापस शिफ्ट किया गया, इतना सोना चुराया गया, बार बार चुराया गया? तो ये एक, मुझे कभी भी इसमें यकीन नहीं हुआ। लेकिन अभी आप मुझे इसमें थोड़ा सा बताएंगे गजनी कौन था, ये गजनी जी कौन जी था, महमूद कौन था, कहाँ से आया? जी। तो मेरा जो ये इंटरेस्ट शुरू हुआ, ये बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स वाली हूँ। उसके नाते इन चीजों को कभी चारों तरफ सुनती थी तो ध्यान से उसको समझने का कोशिश किया। तो जो ये मैं दिखाती रहती हूँ, एंगस मेडिसन वाली पुस्तक, द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो अभी 2000 में छपी, ये बड़ा अथॉरिटी माना जाता है, जबकि इसमें भी दुनिया भर का झूठ है, कंजेक्चर है, हाइपरबोलिक है, गेस्टिमेट्स है। लेकिन मोटी बात जो ये कह रहा है कि भाई भारत जो है वो हजारों साल तक सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वगैरह। तो मुझे लगा कि भाई झूठ सच के बाद भी इतना बड़ा है कि इतना बड़ा, इतना ही बहस है। लेकिन सबसे बड़ा है वो ये भी कह रहा है। तो ऐसे भारत पर किसने आक्रमण किया? और ये भी एक तरह से यूरोपियन सीरीज का ही पार्ट है। उनके अनपढ़पन का कैसा मिलेगा इसमें।
तो जी कौन विदेशी आके आक्रमण किया, तो लगा कि भाई विदेशी तो कोई पड़ोसी होना चाहिए। तो चारों तरफ पड़ोसी देखा, संघ से भी गहरा संपर्क था मेरा, तो वहां भी हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की गुलामी। मुझे लगता था भारत का जैसा सब कुछ है, और खास करके सेना है, योद्धा समाज है, तो पड़ोसी देश था कौन। तो मेरा जैसे अर्थशास्त्र है वैसे ही मेरा भूगोल भी विषय रहा है, गहरी रुचि रही है। और मैंने भूगोल ग्रेजुएशन तक पढ़ा भी था, और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में इकोनॉमिक्स था। तो जी बता रहे हैं गजना नाम के कोई देश से कोई एक महमूद आया, और उसने भारत पर पता नहीं कितनी बार, कोई 17 बार 11 बार आक्रमण किया, और नीचे सोमनाथ गुजरात प्रभास पट्टनम तक आ गया और लूट लाट के ले गया। तो ये गजना देश मैंने खोजना शुरू किया, ये बात कोई 10-12 साल पुरानी। तो एटलस पर मैं गई, गजना गजनी गजना टाइप किया नहीं, खोजा। तो उसका जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिला, उसको मेन मैप पर आके ढूंढा, तो देखा जी ये तो अफगानिस्तान में है। और 11th सेंचुरी छोड़िए, 19th सेंचुरी तक अफगानिस्तान पर तो महाराजा रणजीत सिंह का शासन है, काबुल उनकी राजधानी है। एंड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, आप लोग सप्तोलॉजी के ऑडियंस है, जिस पर महाभारत की चर्चा है, रामायण की चर्चा है, ये गांधार क्षेत्र भरत क्षेत्र है। और कब तक है, कम से कम महाराजा रणजीत सिंह, यानी अर्ली 19th सेंचुरी। और आप अगर आप गूगल में सर्च करें, तो अफगानिस्तान नाम का देश अंग्रेजों और रशियंस के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देने के लिए 1930 या 32 में कुछ आता है, या 1922 में, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन 20th सेंचुरी में अफगानिस्तान नाम के एक नेशन स्टेट की चर्चा आती है। और महाराजा रणजीत सिंह 1830 वगैरह तक है काबुल उनकी राजधानी। तो भाई पहले तो अंग्रेजों का और अंग्रेजों से सीखा हुआ, नेहरू और कांग्रेस के द्वारा भारतीय स्कूलों में पढ़ाया हुआ और संघ के द्वारा रटा हुआ झूठ हवा में उड़ जाता है। क्या झूठ, भारत पर विदेशी आक्रमण, विदेशी शब्द पराधीनता, गुलामी, फॉरेन एग्रेशन, इसमें पहली चीज तो भैया फॉरेन है, और वो भी पॉलिटिकल फॉरेन, कल्चरल फॉरेन की बात नहीं कर रही। पॉलिटिकली वो हमारे देश से बाहर होना चाहिए, पॉलिटिकली वो भारत है, मोटी बात बता दी मैंने। और ये मामला है 11वीं सदी के बिग। दूसरा, ये गजनी नाम का कोई देश है क्या, भाई नेशन स्टेट तो 20th सेंचुरी में आया, तो ये गजनी नाम का कोई भारत का प्रोविंस है क्या, गजनी नाम का कोई जिला है क्या, गजनी नाम का कोई राज्य है क्या, कभी था क्या। आप पूरा महाभारत पढ़ लीजिए, पूरा रामायण पढ़ लीजिए, आप मौर्यों का इतिहास पढ़ लीजिए, गुप्ता का पढ़ लीजिए, गजना गजनी आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इट इज नॉट देयर। ये एक नन्हा सा अफगानिस्तान में पहाड़ों के बीच में एक नन्ही सी जगह है, विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। इसको हम नगर भी नहीं कह सकते, किला भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं इट्स अ स्मॉल सेटलमेंट। स्मॉल माने कितना स्मॉल, अब ये मैंने पूरा खोजा, मुझे आंकड़े नहीं मिले। आंकड़े बड़े आराम से आज के दिन भी निकाले जा सकते हैं, उसका टोपोग्राफी और क्लाइमेट को देखकर, कि कितने आदमियों को सस्टेन कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता है, जिस 11th सेंचुरी की बात हो रही है, सोमनाथ पर अटैक आक्रमण और उसके ध्वंस की, 11वीं शताब्दी के शुरुआत में वहां 10,000 20,000 या 50,000 आदमी रहते थे क्या। ये बड़े आराम से इंटरपोलेट किया जा सकता है। एनीवे, तो जब मैं देखना शुरू की, तो मैं जो 2-3 चीज आपको दिखाने जा रही हूँ, एक आचार्य चतुर्सेन का सोमनाथ, दूसरा ये करीब करीब कंटेम्पररी चीजें हैं, दूसरा ये द लाइफ
एंड टाइम्स ऑफ द सुल्तान महमूद गजना। लिखने वाला है मोहम्मद नाजिम, और ये छपी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से 1931 में। तो अब जो मैं बात शुरू कर रही हूं, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस यूरोप और इंग्लैंड का कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड लर्निंग के दो महान सेंटर, सेल्फ एक्सप्लेन्ड महान सेंटर। और ये कितने फिजूल सेंटर हैं, कब? 1930-31 में। तो ये साहब एक पीएचडी थीसिस है, और ये एक पीएचडी थीसिस 1930 में वहां जमा हुई, और 1931 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करना जरूरी समझा। अब इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। इस पर, इस पीएचडी थीसिस के पुस्तक रूप में जब छपा है, तो एक फॉरवर्ड लिखा है किसी T.W. अर्नोल्ड ने। ये पहले पेज पर कह रहा है, none of his predecessors had ventured to write the separate memoirs of सुल्तान महमूद ऑफ गजना। यानी ये महमूद नाजिम भाई साहब के पहले किसी ने महमूद गजना पर एक भी पुस्तक नहीं लिखा, सेपरेट पुस्तक। None of his predecessors had ventured to write the separate memoir of सुल्तान महमूद ऑफ गजना। क्यों भाई? इसने तो इस्लामिक स्टेट की शुरुआत की है। तुमने इसको वर्ल्ड कॉन्करर नहीं कहा, यही गनीमत है। तुमने इसको भारत का कॉन्करर तो बताया है। भारत मतलब 11वीं शताब्दी में जम्मू द्वीप। तो तुम्हारे इतने विराट काम करने वाले, और सोमनाथ हमारे एक ज्योतिर्लिंग को भंग कर देने वाले, ध्वंस कर देने वाले, नेस्तनाबूद करने वाले पर 1030 से 1930 900 साल तक एक सिंगल किताब नहीं। और अगर किताब नहीं, तो नाजिम बाबू आपने पुस्तक कैसे लिख दी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के? कि 900 साल पहले क्या हुआ, ये आपको कैसे पता चला? आगे यही अर्नोल्ड महोदय अपने दूसरे पेज में लिख रहे हैं, मैं सबको कहूंगी कोई भी पुस्तक पढ़े, उसका ब्लर्ब मैटर, उसका प्रीफेस, उसका फॉरवर्ड, यानी मुख्य पुस्तक के पहले जो कुछ लिखा हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, और ये जरूर देखें कि पुस्तक छपी कब है। तो अर्नोल्ड महोदय अपने फॉरवर्ड के सेकंड पेज पे कह रहे हैं, कुल 1.25 पेज का ये फॉरवर्ड है। क्या कह रहे हैं? For the student of Indian history, Dr. Muhammad Najim's book will not only shed light upon a hitherto obscure period in the annals of that country. इंडियन हिस्ट्री के छात्रों के लिए ये नया रोशनी डालेगा ऑब्सक्यूर पीरियड। यानी जब आप कह रहे हैं इस्लामिक साम्राज्य की नींव डाली गई है, वो पीरियड मियाँ लोगों के द्वारा भी ऑब्सक्योर पीरियड है। 1930 में ब्रिटिशर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किताब लिखा रहे हैं। फिर ये कह रहा है, टू अ वाइडर सर्कल ऑफ रीडर्स द वर्क शुड प्रूव ऑफ इंटरेस्ट as coming from the pen of a modern enlightened Mohammedan scholar। माने उनकी एथनिसिटी भी अर्नोल्ड के लिए मैटर। अब प्रीफेस में मोहम्मद नाजिम खुद लिख रहे हैं, पहला पन्ना, नॉट विद सेकंड, पहले पन्ने का सेकंड पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस।
notwithstanding the numerous scattered notices of Sultan Mahmud in modern historical works, he has not so far received due attention from Oriental scholars. 1930 तक ओरिएंटल स्कॉलर मतलब एशियाई स्कॉलर, भारतीय स्कॉलर, मिया स्कॉलर, not he has not so far received due attention. और जो यूरोपियन ब्रिटिशर्स हैं उनका न्यूमरस स्कैटर्ड नोटिसेस ऑफ इन सुल्तान महमूद इन मॉडर्न हिस्टोरिकल वर्क्स, यानी 1931 तक सोमनाथ विध्वंस की कहानी अभी लिखी नहीं गई है। तो 3-4 सेंटेंस मैंने पढ़ा है। अब ये अपने दूसरे पैराग्राफ में लंबा वाक्य छोटा ये कह रहे हैं कि मेरे इस थीसिस लिखने का प्रयोजन क्या है, टू एक्सोनरेट हिम फ्रॉम द चार्ज ऑफ फैनेटिसिज्म so often leveled against him, and to show that his wars in India were not the haphazard movements of a predatory warrior. एजेंडा सेट है, अभी आगे आएगा, कोई किताब है ही नहीं कंटेम्पररी, फिर भी एजेंडा सेट है कि इस पर जो फेनेटिसिज्म का चार्ज है उसको हटाना है और एक प्रीडेटरी वॉरियर के हैफजर्ड मूवमेंट को वाइप आउट करना है, और बट वर द रिजल्ट ऑफ ए वेल कंसिडर्ड प्रोग्राम ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड अनेक्सेशन। एक हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, एक हिस्ट्री फैब्रिकेट करनी है, किसके द्वारा? महमूद नाजिम ना, ये तो इसको खाली मोहम्मदन का दस्तखत करवाना है बाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और कुछ छोड़ के पढ़ रही हूं। न्यूमरस डिटेल्स दैट हैव बीन पास्ड ऑफ एज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैव बीन ओमिटेड। नाजिम महोदय ने ऐसे अनेकों चीज को छोड़ दिया जिसको 1931 तक स्टैब्लिश्ड फैक्ट माना जाता था। किसके द्वारा, किस आधार पर, ये आगे आएगा। As I believe that most of the modern historians and critics of Sultan Mahmud possessed only a superficial knowledge till 1931. And how I'm saying, on the evidence of a PhD thesis published in a book form by Cambridge University, European Seat of Learning। 1931 तक मॉडर्न हिस्टोरियन को सुपरफिशियल नॉलेज है, तो 1931 में नाजिम बाबू को ऑथेंटिक नॉलेज कहां से आया? यूरोपियन स्कॉलरशिप नहीं, यूरोपियन राइटिंग। अब मुख्य पुस्तक शुरू हो जाती है। मुख्य पुस्तक का अध्याय 1 जो है वो अथॉरिटीज की बात करता है, और यही पर क्रक्स है। यानी आपने जो ये लिखा वो किस आधार पर लिखा, 900 साल पहले क्या हुआ, ये आपको कैसे पता, ये मुझे कैसे पता, ये मिस्टर मोहम्मद नाजिम को कैसे पता? गैब्रियल तो आके बता नहीं रहा है। गैब्रियल तो आके देवदूत जो था अल्लाह ताला का, वो तो पैगंबर साहब को बता रहा है, मोहम्मद नाजिम साहब को तो नहीं बता रहा है। तो मोहम्मद नाजिम साहब कुछ भी केवल तब लिख सकते हैं if there is available contemporary record। रामायण भगवान राम का कंटेम्पररी रिकॉर्ड है बाई कंटेम्पररी आदि कवि वाल्मीकि। महाभारत पांडवों का, भगवान श्री कृष्ण का कंटेम्पररी राइटिंग है बाई वेद व्यास जी। लेकिन
गजना के महमूद का लेखन 900 साल बाद किया गया है, बिना किसी कंटेम्प्ररी एविडेंस के। कौन कह रहा है? मोहम्मद नाजिम। कहाँ पर? अपनी पीएचडी थीसिस में। कौन सुपरवाइज कर रहा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। Before proceeding to the extent authorities on the period of Sultan Mahmud of Ghazna, it is necessary to state the works that have perished. जो किताबें खत्म हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, मैं उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करूंगा। जो नष्ट हो गई है वो तुमको कैसे पता भाई? वो तो है ही नहीं। वैसे एक चीज हम बता दें, ये गजना वाले महमूद के बारे में जो मिलता है उसमें ये मिलता है लिखा हुआ कि 100 साल के अंदर घूर का एक गजना जगह है, वैसे ही घूर एक जगह है, वहां भी एक महमूद है जिसको आजकल महमूद गोरी ये कहते हैं। घूर हम लोग क्या कहते हैं? वो कूड़ेदान को जो मोहल्ले में एक तरफ रहता है, घूरे पर जाओ कोई सामान फेंका हो, तो घूर और घूर छत्री है, वृषल छत्री है भारत के। तो घूर के मोहम्मद ने जो तुरंत रीसेंट कन्वर्ट है, ये गजना वाला मोहम्मद भी रीसेंट कन्वर्ट है। इसकी माँ हिंदू है, बाप और दादा कन्वर्ट होके अभी मियाँ हुए हैं। और ये घूर वाला मोहम्मद भी रीसेंट कन्वर्ट है, उसकी भी माँ हिंदू है। तो इसने 100 साल के भीतर गजना में दियासलाई लगा दिया, सब जल के खाक है। तो महमूद नाजिम महोदय, आपको उन किताबों के बारे में कैसे पता चला जो 900 साल 800 साल पहले नष्ट हो गई? इट इज नेसेसरी टू स्टेट द वर्क्स दैट हैव पेरिस्ड। ऑफ दीज द कंटेम्पररी और nearly contemporary works were firstly an official chronicle, most probably named दौलतनामा। ले भाई, ओपनिंग सेंटेंस नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? एक कोई किताब थी जिसका शायद नाम दौलतनामा। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री राइटिंग है। अब सब छोड़ रहे हैं। अब आइए पेज 3 पर। अब ये 10 12 15 किताब का नाम गिनाते हैं जो नष्ट हो गई, जिसका शायद ये नाम था वो नाम था। जब नष्ट हो गई देन हाउ डू यू नो? अब दूसरा वो कह रहा है, बिसाइड्स दीज कंटेम्प्ररी वर्क्स एट लीस्ट 5 लेटर वर्क्स हैव आल्सो बीन लॉस्ट। यानी मूल गायब हुई, उसके बाद वाली गायब हुई। नहीं तो हम कहते कि बाद वाली में उसका नाम आया था। नहीं जी, बाद वाली भी चली गई। अब आइए पेज 4। पेज 4 कह रहा है द एक्सटेंट अथॉरिटीज में बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। कंटेम्पररी, जो ये कह चुका है खत्म। दूसरा अर्ली नॉन कंटेम्पररी, जो ये बता चुका है खत्म। तीसरा लेटर वर्क्स, जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू 0/सन्नाटा। चौथा आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, जो आगे कहेगा कि उसका भी वैल्यू हिस्ट्री राइटिंग के लिए गजना वाले महमूद सोमनाथ के लिए 0। अब फिर ये शुरू करता है कंटेम्प्ररी अथॉरिटीज और कहता है नहीं जी, एक कंटेम्प्ररी अथॉरिटी है, वो है, उसका लंबा नाम है, असली प्रसिद्ध नाम उसका है उतबी। उतबी का एक पुस्तक है किताबुल यामिनी। भाई किताबुल यामिनी काहे है जी? उसने तो इतना बड़ा इस्लामिक साम्राज्य का नींव रखा है। उसका नाम किताबुल महमूदे गजना सुल्ताने गजना डिस्ट्रॉयर ऑफ सोमनाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, नॉट ए सिंगल बुक। अब ये जो किताबुल यामिनी है उतबी की, तो इसके बारे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाजिम कह रहे हैं द स्टाइल ऑफ किताबुल यामिनी इज वेरी ऑर्नेट एंड वर्बोज। लफाजी है। एंड द ऑथर हैज कंसंट्रेटेड on beauty of diction rather than historical precision.
तो आपके सोर्स के बारे में आप खुद कह रहे हैं लफाजी है, डिक्शन पर है, रादर देन हिस्टोरिकल प्रिसीजन। अब his descriptions are singularly lacking in detail। तो आप कैसे लेखन कर रहे हैं? In his account of the expeditions beyond the river Indus, Utbi usually makes the Sultan penetrate the interior of Hind, defeat the infidels, and return laden with plunder। कुल इतना लिखते हैं। He rarely mentions the route followed by the Sultan and does not give any indication of the locality of the forts that he captured। अब इसके फुटनोट में एक जगह ये लिखते हैं, it is necessary to point out here that since there is no work dealing exclusively with Sultan Mahmud। अब सवाल है कि इतना बड़ा आदमी, उसके समय में आप बता रहे हैं जी ये लिखा गया, ये लिखा गया, ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया, ये नष्ट हो गया, लेकिन एक भी किताब उस पर नहीं लिखी गई। तो कम से कम ये बात स्टैब्लिश्ड हो गई circumstantial evidence से, he was not important to contemporary people। he had nothing, he had not done anything worthwhile so that any scholar could have written a book on him during his lifetime। हाँ, he rarely mentions the route followed by the Sultan and does not give any indication of the locality of the forts he captured। अब आगे, the expeditions to Central Asia and Sistan are also treated in the same superficial manner। वहां भी यात्रा का रूट और बाकी चीज और नाम और फौज की डिटेल, सामने वाले का नाम, किससे लड़ रहे हैं, कितने दिन लड़ाई हो रही है, नथिंग, स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर नथिंग, as those against India। While other matters of interest to a modern historian, for example, the early life of Sultan absent, his system of administration not there, his method of warfare no, and the condition of dumb million, अरे उल्लू, वहां मिलियन थे कि थाउजेंड्स थे, under him receive scarcely a mention। अब ले दे के ये लोग कह रहे हैं, अभी उतबी की किताब पर भी मैं आऊंगी, लेकिन चलो कोई एक किताब था जो इन लोग के हाथ लगा। अरे तुम्हारे हाथ कैसे लगा, अभी हम लोग आगे आके देखेंगे। अकबर के समय तक ये किताब नहीं, अबुल फजल के समय तक अचानक धड़ाधड़ सब किताबें इन लोगों को 19th सेंचुरी में मिलता है। ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा रोमिला थापर के सोमनाथ वाली पुस्तक से, और भी बताऊंगी इससे। ये जो इलियट एंड डाउसन का है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इलियट एंड डाउसन का जो है, जिसने पूरा काम ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर शुरू किया, सब किताब ये अचानक डुगडुगी पिटवा के इकट्ठा करा रहे हैं, एंड दे डोंट गेट वन सिंगल ऑथेंटिक बुक। बाबर नामा तो इनको मिला नहीं। तो अब ये कह रहा है, in his introduction to the account of Ghaznavids, the author proposes to narrate briefly only the most conspicuous event of the reign of Sultan Muhammad and offers very little criticism or reflection on them, not even enough to break the monotony of the narrative। यानी किताब किसी और के बारे में है, जिसमें महमूद ऑफ गजना भी है, बाई चांस है, ब्रीफली है। He has consequently omitted some expeditions and described others in such a sketchy manner as to excite rather than satisfy the curiosity of the reader। ना, माने ओमिट नहीं किया है, जो दिया है
उतना भी मेंशन करने लायक है, वो भी एक स्केची मैनर। आपका कमेंट है कि उसने बहुत ओमिट कर दिया, आपको कैसे पता? 1931 तक आपने 17 बार आक्रमण का एक फैब्रिकेशन, एक मिथ कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो आप कह रहे हैं जी उसमें तो 17 बार का जिक्र ही नहीं है। He has consequently omitted some expedition। वो 17 है, उसने कोई 2-4 ओमिट किया है, ये तभी पता चल सकता है जब उस समय की कोई किताब है जिसमें 17 का विस्तार से वर्णन है। और ये स्वयं कह रहे हैं पेज 4 पर, इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट हियर that since there is no work dealing exclusively with Sultan Mahmud, that itself is sufficient to say he was not important to his own बिरादरी। अब अगला, about the time of the death of Sultan Mahmud, Abu Rayhan Muhammad B. Ahmad al-Baruni finished his famous work on India, this work, al-Baruni। इतनी मोटी किताब, और इतनी मोटी का वर्थ आप समझेंगे इतनी महीन प्रिंटिंग से, इसको पढ़ने में मेरे आंख का क्या हुआ होगा आप लोग अंदाज कीजिए। इतनी बारीक प्रिंटिंग है, और इतनी बारीक में ये 2 वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम है 406 पन्ने का, और दूसरा है 431 का। तो कुल मिला के 800 कुछ, इतनी बारीक प्रिंटिंग में इस किताब में सोमनाथ विध्वंस नहीं है। अबाउट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ सुल्तान महमूद, अबू रहमान अल-बरूनी फिनिश्ड हिज फेमस वर्क ऑन इंडिया डीलिंग विद रिलीजन, धर्म, फिलोसफी, दर्शन, लिटरेचर, साहित्य, ज्योग्राफी, भूगोल, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषी एंड कस्टम्स ऑफ द हिंदूज इन 5th century AH आफ्टर हिजरा। यानी उसी के समय इतनी मोटी किताब अल बरूनी लिख रहा है, लेकिन वो किस पर लिख रहा है? भारत का साहित्य। इस किताब का ये रहा सब टाइटल, ये। तो अगर, और इस किताब में बताया गया है, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है भारत की, कि अल बरूनी इज द फिलोसोफर फ्रेंड एंड गाइड of Mahmud of Gajna, he brought him in and he got demolished सोमनाथ। और ये अलबरूनी किस पर लिख रहा है? हाँ, though not a historical work, it contains some valuable references to the Hindu Shahi dynasty of Vaihin and the origin of the idol of Somnath। यानी गजना में जो हिंदुओं का, हिंदू ब्राह्मणों का, शाहों का जो राज्य है, उसके बारे में इतनी मोटी किताब अल बरूनी लिख रहा है। अल निजामी इसको रिकॉर्ड कर रहा है, कब? 1931 में। और वो ओरिजिन ऑफ द आइडल ऑफ सोमनाथ। दो कंटेम्प्ररी। अभी उतबी का हम और बहुत आपको बताएंगे। चलिए, अब ये कह रहा है अर्ली नॉन कंटेम्प्ररी राइटर्स। कंटेम्प्ररी में 2 आया, उतबी ने मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं मेंशन किया? इसमें इसमें नहीं दिया है, दूसरी जगह दिया है कि उसने साहब 1920 तक का ही लेखन किया, जबकि ब्रैकेट में 1930 भी दिया हुआ है। और सोमनाथ विध्वंस 1923, 24 या 25 में कभी हुआ, इसलिए उतबी ने नहीं लिया, लेकिन अल बरूनी ने भी नहीं दिया। अरे भाई, 20 में क्यों बंद कर दिए? बाद में 24, 25, 26 भी तो लिख दिए होते। नहीं लिखा है। अब पेज 7, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी,
Among non-contemporary works, the earliest is this. Uh, it contains numerous anecdotes about Sultan Mahmud and his predecessors, but from an historical point of view, they are not trustworthy. तो भाई, आपने ये किताब कैसे लिख दी, जिस किताब में आप लिख रहे हैं क्या क्या, the wars of Sultan Mahmud, wars in Iran, Sistan, adjoining lands, wars in India, closing days, administrative sultan, system of Sultan Mahmud and his works, और दुनिया भर की अपेंडिक्स, आपको 900 साल बाद कैसे पता चला? अगर कंटेम्पररी और नियर कंटेम्पररी है नहीं, जो है वो इन बातों को मेंशन नहीं कर रहा है, और जो है वो मेंशन नहीं कर रहा है, और उसमें हिस्टोरिकल डिटेल्स है ही नहीं, फिर भी मोटे मोटे पोथे ये तैयार कर रहे हैं। कारण आएगा एलन बरो में। अब आज एक और कमाल की बात, एक कह रहा है एक किताब लिखी गई 1135 में, मुजम्मलूत तवारिख ऑफ अननोन ऑथरशिप। कमाल की बात है, इसमें महमूद का नाम नहीं है और लिखने वाले का भी नाम नहीं है। वॉज रिटन अबाउट 1135, यानी महमूद के मरने के 100 साल बाद, जब दियासलाई उसमें घूर वालों ने लगा दिया है। In the time of the Seljuk Sultan Sinjar, son of Sultan Malik Shah, it dismisses Sultan Mahmud with a brief and unsuggestive paragraph. इसके बाद ब्रिटेन वाले भारत में 1000 साल की गुलामी का इतिहास लिखते हैं और पढ़वाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने लिखने से यूरोप वालों का, इंग्लैंड वालों का कोई रिश्ता नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? रोमन एम्पायर और ग्रीस, ये वर्णन आता है 4th AD 5th AD तक, और ये हम लोग देख लिए हैं कि मेडिटेरियन के किनारे किनारे है। हमने ये भी देख लिया है कि इनके अपने अनुसार ये एशियन लोग हैं, और 5th सेंचुरी के बाद 14, 15, 16, 17, 18 तक कई बार ये इसको डार्क एजेस कहते हैं। डार्क एजेस मतलब क्रिश्चियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप, नो, church conquest of Europe, because Christ has never born. There is no such entity by the name of Joshua Christ. तो चर्च कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप, एंड चर्च कॉन्क्वेस्ट इज क्या है? इनके अपने अनुसार डार्क एजेस हैं, नो स्कॉलरशिप, नथिंग। तो 18वीं 19वीं या 20वीं, 19वीं 20वीं में खास करके ये जो लिख पढ़ रहे हैं वो अनपढ़ों का लेखन है, एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा है। नहीं तो भला ऐसे में क्या कोई PhD थीसिस लिखी जा सकती थी? ये एक कंकॉक्शन, एक फैब्रिकेशन, एक मिथ चर्न किया गया है। फिर अगला पैराग्राफ ये कह रहे हैं जी, राज तरंगड़ी कल्हड़ की लिखी हुई एक पुस्तक है भारत में, जो 1150 में लिखी गई। इट इज द ओनली संस्कृत वर्क that contains even a brief reference to Sultan Mahmud in the account of a battle between Hamir and Raja Trilochan Pal. अब हमीर भाई किस कोने से महमूद गजनवी हो गया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी राज तरंगड़ी के हमीर को ये कह रहे हैं कि साहब ये सुल्तान महमूद है। हमीर में न गजनी है, न मोहम्मद है, न सोमनाथ है। राणा हमीर है। फिर और लंबा सा है, इस सबको हम छोड़ रहे हैं। हाँ, एक और काम की चीज, उसी समय जब अलबरूनी लिख रहा है, उतबी लिख रहा है, उसी गजनवी महमूद गजनी के समय इनका कहना है जी एक और किताब लिखी गई। अभी इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इतना पढ़ने के बाद इनके लेखन में
1% भी ऑथेंटिसिटी मैं प्राइमा फेसी नहीं मान सकती। क्या कह रहे हैं जी? फिरदौसी है जिसने शाहनामा लिखा है, पेज संख्या 10, सेम समय। अब ये जो फिरदौसी है, ये जो शाहनामा लिख रहा है, डज नॉट फर्निश एनी वैल्यूएबल मटेरियल फॉर द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान महमूद। जो भाई ये शाहनामा नॉन इस्लामिक सनातन धर्मी राजा राजधर्म सम्राटों के, कहाँ के? पर्शिया के, यानी कि भारत के आर्य भूमि के राजाओं के बारे में उसी समय फिरदौसी लिख रहा है, किंतु डज नॉट फर्निश एनी वैल्यूएबल मटेरियल फॉर द हिस्ट्री ऑफ सुल्तान महमूद। The last 10 years of the reign of Sultan receive very scanty notice. Is it possible? Is it possible कि अगर ऐसी कोई घटना हुई होती? 3 किताबों का जो जिक्र है, शाहनामा फिरदौसी की, अलबरूनी की और उतबी की, उसमें कहीं भी न सोमनाथ है, न महमूद के बारे में जानकारी है, और न विध्वंस के बारे में जानकारी है। फिर भी 20वीं शताब्दी में एक पूरी कथा खड़ी है, और वो कथा है, टाइम है, और वो कथा है किसकी? सोमनाथ के दरवाजे की, जो गजनी गया, जिसको इनका एक गवर्नर जनरल है, क्या नाम है उसका, अभी नाम याद आएगा, एलन बरो, वो मंगवाएगा। फिर एक कथा है कि 200 मन का सोने का घंटा है। फिर एक कथा है 200 मन सोने की जंजीर है, वो आएगी, वो जाएगी। फिर 1951 में अफगानिस्तान, हाँ, तो एलन बरो उसको लाके जमा कर देगा आगरे के किले में। फिर 1951 में अफगानिस्तान वाले हल्ला करेंगे, हम सोमनाथ का दरवाजा नहीं देंगे। तो नेहरू जी पार्लियामेंट में कहेंगे, टू हेल विद योर दरवाजा, इट इज नाइदर इन आगरा नॉर वी आर इंटरेस्टेड। तो दरवाजा कहाँ है भाई? आदित्य जी, आदित्य जी, हाँ, एक्चुअली मैं कुछ आनंद बड़ा आया? बहुत आनंद आया। एक्चुअली क्या है कि ये पूरा ये एपिसोड जो शुरुआत है, ये तो सिर्फ ये शुरुआत केवल शुरुआत जी। मसाला सब बाकी है। इसमें आगे आएगा कि वो जो सोमनाथ है ना, वो क्या है? आप रहिएगा, आपका मुंह देख के बड़ा आनंद आता है। वो जो अल्लाह है ना, महादेव जी काबा में, हाँ, तो उनकी जो 3 देवियां है ना, अल मनत, अल उजा, अल्लाह। तो जो मनत है उसको पैगंबर साहब तोड़ नहीं पाए, तो लोग चुरा के भाग आए यहाँ पाटन, और यहाँ रखा। तो मनत का नाम छुपाने के लिए कहा सोमनाथ, सो जोड़ दिया मनत में। तो बाद में किसी ने कहा नहीं नहीं, ये मनत नहीं है, ये सोमनाथ नहीं, ये शोभानाथ है। ठीक है, ही इज लॉर्ड ऑफ ब्यूटी। फिर आएगा जी, जो मनत है, जो सोमनाथ मंदिर में है, वो देवी की मूर्ति है, जिसको महमूद ने तोड़ा। फिर दूसरा कहेगा नहीं नहीं, वो एक लिंगम था जो लटक रहा था बीच में। अरे लटकेगा मतलब लोहे का होगा। भारत में लोहे का लिंगम नहीं बनता है, ये 19वीं शताब्दी तक अंग्रेजों को नहीं, मियाँ लोग को नहीं पता है। फिर एक कहेगा नहीं नहीं, ये पत्थर का है, और इसको मारा हथौड़ा, तो पेट में से निकला रत्न। भी बहुत कहानी आएगी, आपको सब सुनाएंगे। इतने में कितना मजा आया वो बताइए, तो आगे हम कुछ खोज लें अपना। आपके कमेंट कुछ सुनना चाह रही थी मैं। एक्चुअली क्या है कि मैं एकदम शॉक्ड हूँ ये सब सुन के। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस पे कभी बात ही नहीं किया, कभी आज तक बात नहीं किया। क्योंकि हाँ, ये स्टोरी कहीं भी शास्त्रों में नहीं मिलती, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कहीं वर्णन हो कि कोई मंदिर था उधर। ऐसा कुछ है नहीं। मुल्तान में बात होती है, मूल स्थान में बात होती है। मूल स्थान में नरसिंह का मंदिर है,
बहुत बड़ा, जिसको लूटा गया। उसका भी कथा पूरा सुनाएंगे आपको किसी दिन, अगर आप कहिएगा। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। सब वज्र मूर्ख, वो जो भांग की गोली और गांजे की गोली नहीं होती है, वो खा के पिनक में कुछ भी कोई कहीं लिख रहा है, और लिखा हुआ कहाँ है किसी को नहीं पता। वो सब अंग्रेज सब डुगडुगी पिटवा के मंगवा रहे हैं, और फिर उसका ट्रांसलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम, मुलाजिम मतलब मुंशियों से करवा रहे हैं। करवा रहे ये सब हम आपको इस किताब से पढ़ के बताएंगे बाद में। तो हैं। आज सोमनाथ, अब थोड़ा सा और बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए। तो अभी सोर्सेस पर हूँ, पेज संख्या 13। गुलशने इब्राहिमी, commonly known as तारीखे फिरिश्ता, was written in 1606, यानी 17th century। 1606 मतलब ये अकबर वकबर का मामला शुरू हो गया है, अकबर का राजवाज हो गया है, जहांगीर वगैरह आ गया है। तब जो फिरिश्ता लिखता है, उसको आधार बनाकर ये जो अंग्रेज आते हैं, ये अपनी कथा शुरू करें। तो गुलशने इब्राहिम, commonly known as तारीखे फिरिश्ता, was written in 1606 by मोहम्मद कासिम हिंदू शाह सरनेम्ड फिरिश्ता। कासिम हिंदू शाह, ये तो विचित्र बात लग रहा है। दिस वर्क्स गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द एक्सपेडिशंस ऑफ सुल्तान ऑफ महमूद। 1606, और वो मामला कब है? 1025, 600 साल बाद कोई हिंदू शाह नाम का आदमी लिख रहा है। इसका क्या ऑथेंटिसिटी है? It is difficult to ascertain how many, if any, of these authorities Farishta actually consulted। यानी भी भरोसा नहीं है जो लिख रहे हैं वो क्या है। Because with the exception of one quotation from Bayhaqi's Tarikh-e-Yamni, he does not give any material exclusively derived from these books। देख रहे हैं इन लोग का, न हींग न फिटकरी, और फिर भी रंग चोखा हो जाए। ये है यूरोपियन मिथ मेकिंग, मिथ यूरोपियन मेकिंग। यूरोपियंस के झूठ इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन। की जैसे कि ऑस्ट्रीनेशियन, ऑस्ट्रीनेशियन अभी उस पे नया बना दिया है। मलय देशों को ऑस्ट्रीनेशियन बुला रहे हैं वो लोग। हाँ और फिर उसके बाद एक और बना दिया है बटुआन। बटुआन जो है एक जगह है फिलीपींस में, जो हिंदू राजा की जगह है। इसको उसका पुराना नाम था राजानेट ऑफ बटुआन। और हाँ उसको उन्होंने बोल दिया कि अभी अभी वो फिलीपींस तो पूरा कन्वर्ट हो गया, पूरा कन्वर्ट हो गया। लेकिन वो नाम सिटी का आज भी वही है, बटुआन। और बटुआ बोलते हैं, बटुआ वहां पे। बटुआ सिटी इज फिलीपींस का। उस पे यूरोपियन मिथोलॉजी ये है कि सैन मिगेल ने आके उसको प्यूरिफाई किया। सैन मिगेल नाम का आदमी कोई इतिहास में एग्जिस्ट ही नहीं किया आज तक। ये यूरोपियन इतिहास आप देखिएगा, 2 साल 3 साल, अधिकतम 4 साल मैं कह रही हूँ, ये सब गायब हो जाएगा। ये सब हवा में उड़ जाएगा 2-4 साल के अंदर अंदर। इससे ज्यादा का ये मामला नहीं है, क्योंकि इतना अधिक छप गया है, इतना अधिक। अब हम बता रहे हैं, there are almost all the important works which deal with the reign of Sultan Mahmud। ये ऊपर का दिया। It is to be regretted that no Hindu sources are available to correct or supplement the statements of the Muslim writers। How there can be Hindu sources on an event which did not happen? आप कहेंगे जी भारत में एक भी पुस्तक इस बात पर नहीं है कि केजरीवाल भारत का प्रधानमंत्री था। अरे भैया, कैसे होगा किताब? केजरीवाल भारत का प्रधानमंत्री नहीं था तो उस पर कोई किताब भी नहीं होगी। पप्पू राहुल भारत का प्रधानमंत्री नहीं था तो उस पर कोई किताब नहीं होगी। अब
अब आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स किसका, इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले को पढ़ रहे, क्या कह रहा है, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस on this period is very scanty and of little value. You don't have contemporary source, you don't have near contemporary source literary, you don't have archaeological evidence. More about 100 years after the death of the Sultan, Gajna was completely destroyed by Sultan Alauddin of Ghur. आर्कियोलॉजिकल नहीं है। इसमें एक जगह वो रोता है कि जी खुदाई नहीं हुई है, तो खुदाई होने पर मकान का नींव मिलेगा ना तुमको, ये थोड़े उस नींव में लिखा होगा कि तुम कब कब कहाँ 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 अटैक करने गए। और इसके 100 साल के अंदर इसको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। तो जो ये 3 किताब तुम लोग बता रहे हो, ये कहाँ मिला, वहां से कहाँ कौन ले गया, वहां से कहाँ से अंग्रेजों के हाथ ये किताब आ गया, और कहाँ से अंग्रेजों ने इन किताब का अनुवाद कर दिया, इसको कभी आप कहिएगा तो इस किताब से हम पढ़ के सब डिटेल आपको देंगे। कह रहा है 2 minarets which mark the site of the ancient town of गजना। कुल जो वहां पुराना मिल रहा है 2 मीनार मिल रहा है। और ये तुम कह रहे हो जी भारत में इस्लामिक साम्राज्य का संस्थापक गजना। बहुत एक बार हमसे एक बड़े जानकार ने पूछा, केडिया जी ये गजना कहाँ है, अरब के पास है ना कहीं या और कहीं है? गजना भारत में है। ये जानकार व्यक्ति को 5 साल पहले नहीं पता था। क्यों? ये जो पूरा इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको भूगोल नहीं पता, जिनको सेना का लॉजिस्टिक्स नहीं पता, जिनको टोपोग्राफी नहीं पता, जिनको क्लाइमेट नहीं पता, जिनको टेरेन नहीं पता, जिनको इकोनॉमिक्स का कैलकुलेशन नहीं पता, ये लोग इतिहास लिखते हैं। अभी इसके हम लॉजिस्टिक्स पर आएंगे आखिरी भाषण में। अब ये कह रहा है इंस्क्रिप्शंस, मतलब लिटरेरी एविडेंस नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। अब इंस्क्रिप्शन वाला, द इंस्क्रिप्शंस विच आर इन क्यूफिक कैरेक्टर्स have been so damaged by atmospheric influences that they cannot be properly deciphered। यानी नो इंस्क्रिप्शन अवेलेबल। और इसमें एक जगह कहीं मैंने और पढ़ा है, नो न्यूमिस्मैटिक एविडेंसेस अवेलेबल। क्या इसका कारण ये नहीं है कि ऐसा कुछ कभी गजना के महमूद के द्वारा हुआ ही नहीं, हुआ नहीं, इसलिए कोई एविडेंस भी नहीं है। अब इसके बाद ये 1931 में छपी हुई किताब है। अब हम एक किताब उठा रहे हैं, आचार्य चतुर्सेन। इस किताब में ये परम दुष्टता से भरी हुई गंदी किताब है, संस्कृत निष्ठ हिंदी में लिखी गई है, इसलिए हम लोग इसको एक सच्ची किताब मान लेते हैं। इसमें जो प्रीफेस लिखा जाता है, उस प्रीफेस को इस चतुर्सेन ने चतुराई से पुस्तक के शुरुआत में नहीं लिख के पुस्तक के बाद में लिखा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है पेज 351 पर टाइम है कि करीब 30 वर्ष पूर्व जो हम आंकड़े निकाले हैं, डेट करीब 1925, 26, 27, 28 के आसपास मैंने प्रथम बार गुजरात की यात्रा की। गुजरात के प्रभु सोमनाथ और वहां के शैव तत्व के संबंध में उत्सुकता से अध्ययन किया। गजनवी महमूद का सोमनाथ पर आक्रमण मेरे रुचि का विषय था। तभी मेरी इच्छा सोमनाथ नामक एक उपन्यास लिखने की हुई, परंतु स्कूल के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सोमनाथ के आक्रमण की जो जरा सी चर्चा थी,
उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं भी इस विषय का कोई अच्छा साहित्य मुझे हिंदी में नहीं मिला। 1930 तक हिंदी में कोई अच्छा साहित्य या कोई भी साहित्य सोमनाथ विध्वंस, महमूद गजनी के आक्रमण फाक्रमण का नॉट अवेलेबल, ये बात का कंस्ट्रक्शन है। फिर वो कह रहे हैं कि जी प्रकाशक से बात किया, प्रकाशक ने विज्ञापन निकाल लिया, ऑर्डर कर दिया और मुझे दबाव देने लग गया कि जल्दी लिखो जल्दी लिखो, तो मैं तेजी से सर्च करने लग गया। अंग्रेजी इतिहासकारों के लिखे कुछ टूटे फूटे विवरण मुझे मिले, पर यथेष्ट न थे। टूटे फूटे विवरण। अब सन 36 में मैं काफी अरसे के बाद बंबई गया। कौन? मैं, ये चतुर सेन। और इस बार इरादा कर लिया कि सोमनाथ के संबंध में गुजराती साहित्य में जो कुछ मिल सकेगा बटोर लाऊंगा, परंतु मेरी आशा फलवती न हुई। एक दो पुस्तकें मिली पर प्रामाणिक जानकारी कुछ भी ना मिली। 1936 तक गुजरात में जहां सोमनाथ है, सोमनाथ विध्वंस कथा कॉन्सिपिकुअस बाई इट्स एब्सेंस, दिन पर दिन वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। अब पेज संख्या 353, सन 45 आ गया। सन 45 में मेरे साथ श्री मुंशी का जय सोमनाथ, वो के मुंशी की एक किताब जय सोमनाथ मुझे मिली। इस समय तक मेरा मेरा वैशाली की नगर वधु उपन्यास प्रकाशित हो चुका था और मैं इतिहास रस की स्थापना मन में दृढ़बद्ध कर चुका था। प्रकाशक भी हल्ला कर रहा था, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इतिहास से इधर उधर हो जाऊंगा तो क्या होगा। मनमानी कुलाचे भरने के लिए मैं तैयार बैठा था। कब? 1945। हाँ, अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इतिहास से इधर उधर हो जाऊंगा तो क्या होगा। मनमानी कुलाचे भरने के लिए मैं तैयार बैठा था। अब इसी समय पेज संख्या 354, इसी समय विभाजन का विभ्राट मेरी आंखों के आया। 1947 पार्टीशन, और लाहौर के सारे लाल लाल काले बादल मैंने अपनी आंखों से देखे। जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन, जिन्ना और सोहरावर्दी 1946, कैलकाटा डायरेक्ट एक्शन, और उसका सच्चा असली स्वरूप मैं देख पाया। जल्दी पढ़ रही हूँ, छोड़ रही हूँ। पेज संख्या 356, खून खराबी, लूटपाट, अत्याचार और बलात्कार के जो दृश्य घटनाएं मेरे कानों और आंखों को आक्रांत करने लगी। 1947 पार्टीशन, अगस्त सितंबर अक्टूबर, उन सबको मैं अपने इस उपन्यास में 11वीं शताब्दी के उस बर्बर आक्रांता के उत्पातों में आरोपित करता चला गया। What happened in 1947? These people imposed on 11th century Afghanistan film. मैं यह नहीं जानता कि मेरा यह काम कहां तक साहित्यिक अपराध हो सकता है, परंतु यदि यह अपराध ही है तो मैं इसे आपसे छिपाना पसंद नहीं करूंगा। नाउ 47 has come, fast fabrication has started in various fields. मैंने, ये कह रहे हैं के मुंशी की जय सोमनाथ किताब की अनेक काल्पनिक स्थापनाओं को मैंने सत्य की भांति ग्रहण कर लिया। दिस जेंटलमैन नोज दैट इज नॉट फैक्ट, दैट इमेजिनेशन, बट आई टुक इट ओवर। ऐतिहासिक सत्यों की मैंने परवाह नहीं की। दिस मैन इज जेन्युइनली अवेयर what his writing did not happen, but that did not matter because agenda was। अभी मैं आऊंगी एजेंडा क्या है। फिर कई पेज छोड़ गया। फिर मैंने कहा, फिर 358, 358, मैंने पहले कहा विभाजन की विभीषिका से प्रभावित मैंने सभी संभव अत्याचारों का आरोप इस अभियान के नायक महमूद, गजना के महमूद पर कर दिया, और
बाद में वो कहते हैं कि ये करके मेरे को पश्चाताप हुआ, तो मैंने अपनी संपूर्ण साहित्यिक कोमलता, भावुकता और प्रेम की संपन्नता उसे प्रदान कर दी। मुझे याद ही ना रहा कि वह मनुष्यों का शत्रु, खूनी और डाकू है। मैंने तो उपन्यास में केवल इतना ही इतिहास का सहारा लिया कि सोमनाथ पर महमूद का आक्रमण हुआ। नहीं हुआ था, ही न्यू इट, जैसा पढ़ के मैंने अभी आपको बताया। और यह उसका अंतिम आक्रमण था। इसी सोमनाथ और महमूद के इतिहास मूल को लेकर मैं स्वच्छंद अपनी उपन्यास की हिस्ट्री की मूर्तियां गढ़ने लगा। अब एजेंडा क्या है? एजेंडा है वह मनुष्य जो घृणित, पापी, अपराधी, खूनी, डाकू, हत्यारा, लुटेरा, कोढ़ी, व्यभिचारी, गंदे रोगों से आक्रांत, मल मूत्र से लथपथ या पागल है, वो मेरा देवता है। वही मेरा देवता है। किसका? चतुर्सेन का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, लेफ्ट का, रोमिला थापर का। द विलेन इज द हीरो। इसके बाद बताएंगे क्यों। यह तो मेरा पुजारी का काम है, ये तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लेफ्ट का काम है। उसे धो पोछ कर साफ शुद्ध करके पवित्र पूजनीय बनाए और अपना संपूर्ण प्यार और सेवा उसे अर्पित करे, जैसे मल मूत्र से लथपथ अपने बच्चे के प्रति मां करती है। अकबर द ग्रेट, औरंगजेब, जिंदा पीर, अलाउद्दीन खिलजी फिल्म, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। सो अवसर पाकर मैंने उसका सब खलुस धो पोछ कर उसे साफ शुद्ध करके एक कोमल, भावुक, आकुल, आतुर प्रेमी बनाकर, प्रेम तत्व के ही प्रतिनिधि एक रमणी रत्न के आंचल की छाव में उसे उसके घर गजनी रवाना कर दिया। सेम एफर्ट दिस लेडी विल डू हियर इन रोमिला थापर। इस किताब है सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री। ये करेगी और ये बताएगी कि ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय सोल। अब आगे जो किताबें आएंगी उसमें यही बताएंगे, वेल दे आर नॉट फॉरेनर्स। आगे ये भी बताएंगे वी डिड नॉट डू एनीथिंग। ये जो मंदिर टूटे, ये अपने आप टूट गए, भूकंप से टूट गए, ये समय के काल से टूट गए, या हिंदू राजाओं ने ही तोड़वा। ये आगे आए। तो जी आज का समय हो गया, इसलिए मैंने रोका है। आदित्य जी। कौन एक्चुअली सा? क्या है ना कि इसमें मैं जब देख रहा था कि पूरा आपका इसमें जो है द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग इज कि इसमें द facts which were presented towards all the audience of the world, particularly made up by the British, वो पूरे के पूरे ही गलत हैं। सबके सब गलत हैं। और मुझे ये जो भी पुस्तकें आप दिखा रही हैं ना, मैं इन सबको खरीद दूंगा मैं। बिकॉज मैंने आपके आपके थ्रू इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी है मैंने कि जबकि मैं पहले बहुत ही कम पुस्तकें पढ़ता था, लेकिन अभी पढ़ी है मैंने। और इतना जो ये सब जो इतिहास बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है ताकि कोलोनाइजेशन को और परमानेंट कर सकें ये लोग, पूरा माइंड के वो ऊपर। टूट गया जो 100 साल कहीं नहीं टिका, बिकॉज दे डिड नॉट नो either empire or how to run empire. Europe, dominated by church, does not know what is state, what is empire, what is emperor, what is statecraft. 1945 के बाद यूएसए वर्ल्ड लीडर, 2023 अभी 100 साल नहीं हुआ है, चीन को लेके रो रहा है। 100 साल नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ एक एक डायनेस्टी अभी हाल वाली डायनेस्टी, 700 साल, 800 साल, 1000 साल, 1,500, ये पुरानी वाली नहीं, अभी नई वाली। नहीं, एक्चुअली जो डेमोक्रेसी जो सेटअप किया डेमोक्रेसी, वो उसका पर्पज ही है कि शॉर्ट गवर्नमेंट्स रखना, बड़ी गवर्नमेंट्स नहीं, छोटे समय के लिए, फिर उसके बाद वापस बदलना।
और इनका एक सबसे खराब आदत है, हर चीज को चेंज करते हैं, हर चीज को चेंज करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी अमेरिका में बिल्डिंग दिखेगी नहीं जो 40 साल पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, या कुछ बिल्डिंग्स हैं जो प्रिजर्व की हुई है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को गिराते हैं फिर नई बना देते हैं, बिकॉज दैट्स अ इकोनॉमिक थिंग फॉर देम। ये करते हैं लोग। तो इसमें दे हैव नो आइडिया ऑफ वन लाइफ सिंड्रोम का बीमारी हो गया ना वापस, कि हाँ वही हाँ वही बीमारी है कि वन लाइफ सिंड्रोम है, होपलेस है, और इसलिए मेंटल डिजीज है सबके। हाँ चर्च हाँ। की ये जो फिलॉसफी है वो वन लाइफ, एंटी कर्मा, कर्म नहीं होता, रीइंकार्नेशन नहीं होता, वन लाइफ ही है। तो दैट हैज क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। सौ तो साल कोई नहीं टिका है। कोई नहीं टिका। 90 ईयर्स, 95 ईयर्स मैक्सिमम। कम से कम अमेरिका को 1000 साल टिकना चाहिए था 1945। नहीं, एक्चुअली 2025 में तो पूरा फाइनेंशियल रीसेट है, पूरा फाइनेंशियल रीसेट है। और वो एग्जैक्टली 1945, 2025, 90 ईयर्स एग्जैक्टली। 80 80। 80 साल। और मतलब 25 में लोग बोल रहे हैं, बट 2035 में मुझे लग रहा है कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आके बोलने वाला है, सॉरी द एक्सपेरिमेंट इज ओवर, नाउ यू ऑल कैन गो बैक होम। शायद ऐसा भी हो सकता है। ये लोग काउंट करते हैं 1776 से, जबकि 1846 में तो मेक्सिको की लैंड इन्होंने हथियाई। 1908 में, 1965 में ब्लैक्स को राइट्स दिया। तो वेरी रिसेंट, ये पूरा इतिहास ही रिसेंट है ये, हो पीपल हैव गया नो है। आइडिया। तो 1945 में तो वॉर जीता रशिया की वजह से, यूएसएसआर की वजह से। 1965 में ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को वोट देने का राइट दिया गया। और 2023 में वापस समेटने की बात हो रही है। तो एनीवे, जब थैंक। तुम लोग हवा में कोई चीज बनाओगे तो हवा में गायब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्चुअली 30 साल की कंट्री है। 200 साल की नहीं है, 30 साल ही हुए हैं इसको सिर्फ, 65 के ऐसे बाद। नहीं हो सकता है आदित्य जी कि आप जैसे लोग वहां बैठे हुए हैं तो जिसको कहते हैं ना गलती से आप लोग उनको राज्य करना सिखा दे, महाभारत और रामायण की बात करते करते नहीं कौन जाने। नहीं, इससे हमारी बात तो लोग सुनते नहीं है। इंडियन अमेरिकन की बात कोई सुनता नहीं है। वो एक विवेक रामास्वामी बात कर रहा है तो उसको भी वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट इज गुड, विनाश काले विपरीत बुद्धि, चल रहा है। और ये जी जगह तो शुरू से इक्ष्वाकु वंश की रही है, तो जी शुरू से ही जी रही है। हम तो वही मान मैं तो वही मान के चलता हूँ। भगवान जी राम की सेनाओं, सुग्रीव की सेनाओं में एक थोड़ा सा योगदान हम लोग कर रहे हैं आज अमेरिका में। जी जी जी। भारत तो इसलिए जब हम वेट कर रहे हैं कि कोई भारत का कोई शासक आएगा, वापस अपनी जमीन को वापस लेगा, कोई कोई ना कोई तो लेगा। लेकिन मेरा नेटिव। अपना मानना है 6 महीने से 3 4 साल के अंदर मेजर चेंजेस। मेजर मेजर। चेंज, मेजर चेंजेस। 2025 तो लिखा हुआ है दीवार के ऊपर। क्योंकि तो पब्लिक डोमेन में इतना कुछ आ चुका है कि मैं कैसे मानूं कि मैं अकेली हूं जो पढ़ रही हूँ। कम से कम मेरे जैसे 1000 और हम्म, मेरे से बेहतर 100 लोग काम कर रहे हो। कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीजें बहुत तेजी से बदल। बहुत बदल रही है, तेजी से बदल रही है। थैंक यू सो तो हम मच। लोग अगली बार इसको पूरा करेंगे ना। बिल्कुल, 2 शोज करते हैं इसके ऊपर, जी पूरा जी। कंप्लीट करते हैं, एंड तक पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर वापस हम लोग यूरोपियन सीरीज पे आ जाएंगे। ये भी और यूरोपियन सीरीज है, यूरोप की स्कॉलरशिप जिसमें कोई खंभा ही नहीं है, यूरोप ही है। मैंने इसीलिए कैम्ब्रिज से बात शुरू की और इससे बात शुरू की यूरोप से। और हमारे यहाँ के जो भक्त लोग हैं वो कैम्ब्रिज में कोर्स करने गए हैं। जो सोच बड़े लीजिए। सनातनी योद्धा है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में कोर्स करने गए हैं सनातन को सीखने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, जो देख रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस शो। Do let us know your feedback. Do like, share, subscribe on YouTube also. So whatever you're watching live can also subscribe on the YouTube also. So thank you or namaste.